हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं और ये चैप्टर नंबर 2 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपके समझ में ना आए। बस इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और ध्यान से वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। तो स्टूडेंट, अगर हम इससे पहले की वीडियो की बात करें तो इससे पहले की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट रिवीजन करवा दिए थे और चैप्टर नंबर 2 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके 5 क्वेश्चन जो है हमने बोर्ड पर लिखा था और उसको भी एक्सप्लेन किया था, उसके सोल्यूशन को भी मैंने बताया था। ओके स्टूडेंट, तो वहाँ पे जो 5 क्वेश्चन किए गए थे वो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर अभी इस चैप्टर को रिवाइज करवाते समय एक बार फिर से जो है हम बताएंगे, तो बस ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 2 एकदम आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कौन सी ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो सबसे पहला पॉइंट हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कहाँ पर, r दूरी पर। तो कोई भी बिंदु आवेश है उससे r दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है। तो वैद्युत विभव v का मान होता है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में क्या होता है, r² होता है कि r होता है, आई थिंक r होता है। ठीक है, q बटे r। क्लियर। तो ये जो है आपका होता है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला। इसको हमें क्या करना है, डिराइव करना है। अगला पॉइंट देखना है, पहले सारे पॉइंट देख लीजिए क्या क्या पढ़ने हैं, उसके बाद डिराइव करते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, चलिए दूसरा देखना है, बिंदु आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव। जैसे कई सारे आवेश रखे हो, एक आवेश यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ, और इसके कारण कोई हमारा सिस्टम बन रहा है, कोई एक निकाय बन रहा है और इस निकाय से अगर r दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पर अगर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, हर एक आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालेंगे और वैद्युत विभव का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 + अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे चार्जेस होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में r²। ठीक है, P क्या है, P जो है द्विध्रुव आघूर्ण। पहले चैप्टर में आपने अच्छे से इसको पढ़ा है। ठीक है, P जो है द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान जो है वो 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हमने नहीं लिखा है, काफी सिंपल सा है, तो इसके साथ में उसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है निरक्षीय स्थिति का, क्योंकि वहाँ पे 0 हो जाता है, बहुत छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन है वो। अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें क्या बताना, संबंध बताना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है -dV/dr, जहाँ पे dV/dr ये चीज क्या है, ये चीज हमारा विभव प्रवणता है और E जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, दो बिंदु आवेशों के कारण किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश है, मान लेते हैं एक यहाँ पर है और एक यहाँ कहीं पर है, तो इन दोनों के कारण हमारी कुल स्थितिज ऊर्जा, कहने का मतलब स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, क्योंकि दो चार्ज के लिए बोला ना, दो बिंदु आवेश, अगर इसको हम Q1 माने, इसको Q2 माने, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2/r। ठीक है, Q1 Q2/r, ये आपके दो बिंदु आवेशों के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूले भी देखिए, इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले, अगर फार्मूले आपको अच्छे से पता है तो न्यूमेरिकल भी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट भी है कि एक समान वैद्युत
क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी किया गया कार्य आपसे W पूछा गया है, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा PE, ठीक है, ये फार्मूला होता है cos θ1 माइनस cos θ2, ये θ1 से θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य है, ठीक है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, हालांकि इस क्वेश्चन को हम चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे आपको पूछा है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा वही होगी जो द्विध्रुव को किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में हमको जितना कार्य करना पड़ता, वही कार्य द्विध्रुव में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसी को हम कहते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और यहाँ पे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मतलब है, अगर इसको हम 0 से थीटा कोण पर घुमा दें, ठीक है, 0 से थीटा कोण पर घुमा दें, तो जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हमारी निकल के आती है वो कितनी आएगी, या 90 से इसको जो है हम 0 डिग्री पर घुमा दें, ठीक है, इसको अस्थायी संतुलन की अवस्था में रख दें, तो जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आएगा आपका W या U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। इस डेरिवेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 में नहीं किया गया। चलिए आगे देखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, हमें जो है इसको डेराइव करना है। तो समांतर प्लेट की धारिता C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A और बाई D, ठीक है, जहाँ पे K क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच भरा गया परावैद्युतांक है, ठीक है, या परावैद्युत पदार्थ है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। A समांतर प्लेटों के क्षेत्रफल है, ठीक है, जो समांतर प्लेट यूज किए गए हैं उस प्लेट का क्षेत्रफल है, और D जो है समांतर प्लेटों के बीच की दूरी है। आगे है संधारित्रों का समायोजन। तो संधारित्रों का समायोजन आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे, प्रतिरोधों का समायोजन। तो प्रतिरोधों के समायोजन का जस्ट उल्टा है, ठीक है। प्रतिरोधों के समायोजन का जो फार्मूला होता है श्रेणी क्रम के लिए, वही सेम फार्मूला इसके समांतर क्रम के लिए होगा, और वहाँ पे जो समांतर क्रम के लिए फार्मूला होगा वो फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम के लिए। तो दो क्रम होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में अगर हमारे संधारित्र जोड़े गए हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है, ये फार्मूला होता है। दूसरा, अगर इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, इसको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो C इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये फार्मूला है समांतर क्रम का। तो दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। दूसरा है आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का मान कितना होता है, U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर, और C इक्वल टू होता है Q/V। यहाँ से आप C की वैल्यू रख सकते हैं तो दूसरा फार्मूला बनेगा, या V की वैल्यू रख दे तो दूसरा फार्मूला बनेगा। तो कुल मिला के 3 फार्मूले यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। ये मेन फार्मूला है और ये पुट कर दें, C की जगह ये वैल्यू रख दो, दूसरा आ जाएगा। अगली बार B की जगह वैल्यू रख देना तो दूसरा आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दो चालकों को जोड़ने पर जब हम कोई भी दो चालक आपस में जोड़ते हैं तो अगर एक चालक ज़्यादा चार्ज है दूसरा कम चार्ज है तो चार्ज जो है क्या होते हैं, एक से दूसरे यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तो पहले कंडीशन तो यही हो गई कि अगर हम दो चालक तारों को जोड़ें तो उनका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। अगर हमें पहले का विभव पता हो, पहले का विभव मान लो V1 है, दूसरे का विभव V2 है,
और पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है। तो अगर हमसे उभयनिष्ठ विभव पूछ लिया तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, वो भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इसमें एक और चीज़ है कि ऊर्जा के ट्रांसफर, यानी जो हमारा चार्ज ट्रांसफर हो रहा, आवेशों के स्थानांतरण में कितनी एनर्जी लॉस होगी। अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों अलग अलग संधारित्र है, पहले एक संधारित्र की ऊर्जा निकालेंगे, फिर दूसरे की ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग ऊर्जा निकाल कर उसको जोड़ लो, दोनों संधारित्रों को अलग अलग ऊर्जाएं निकाल कर उसको क्या करो, जोड़ लो, और जो ऊर्जा आती है उसके बाद, ठीक है, और फार्मूला कहाँ है, इसी फार्मूले से निकालेंगे। उसके बाद क्या करो, जब दोनों संधारित्र को आपस में जोड़ दिया गया है तो उनका कॉमन विभव भी हो जाएगा, तो V तो मिल गया। उनकी कुल धारिता निकाल लो, कुल धारिता C बराबर हो जाएगी C1 प्लस C2। ठीक है, C बराबर उसकी कुल धारिता निकाल लो और उसके बाद वैल्यू रख लो, इस जोड़ने के बाद उसकी ऊर्जा निकाल लो। तो दोनों ऊर्जाओं में कितना डिफरेंस आएगा, जो पहले हमने निकाला उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा ऊर्जा में ह्रास आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, हाँ एक टॉपिक और है ना आपका, आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच का ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ऊर्जा घनत्व, ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा आपका, ऊर्जा घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होगा स्मॉल u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, पता है ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतनी चीजें जो है हमें इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़नी है। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके जो है देखा जाए। तो आप लोग पहले नोट कर लीजिए इसको क्या क्या पढ़ना, फिर 1 बाय 1 करके जो है हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब 1 बाय 1 करके देखा जाए। तो सबसे पहले एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला जाए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा एक चार्ज रखा हुआ, ठीक है, कोई एक चार्ज Q रखा हुआ, इससे r दूरी पर हमें क्या करनी है, यहाँ पर वैद्युत विभव का मान निकालना। r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, वैद्युत विभव का अगर आपको डेफिनेशन पता हो तो क्या डेफिनेशन है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, तो वैद्युत विभव का मान जैसे मान लो हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तो अब यहां पर ये जो चार्ज रखा है तो इस चार्ज के कारण इसके चारों ओर क्या होगा, एक निश्चित जो है वैद्युत क्षेत्र होगा। अब परीक्षण आवेश मान लो यहां इनफाइनाइट पर है हमारा, तो अनंत से परीक्षण आवेश को इसके भीतर लाने में किया गया कार्य निकालना। ठीक है, तो मान लेते हैं किया गया कार्य कितना होगा, W। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किया गया कार्य W निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद विभव V की डेफिनेशन के अनुसार W/Q0। ठीक है, ये आपकी परिभाषा होती है विभव की, तो इसमें रख लेंगे, विभव निकल आएगा। चलिए मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश को हम जो है ये हमारा परीक्षण आवेश Q0 इनफाइनाइट पर यानी कि अनंत पर है। अब इस परीक्षण आवेश को मान लेते हैं हम यहां पर ले आते हैं पॉइंट A पर, और इससे इस बिंदु P की जो दूरी है वो R है। ठीक है, और यहां से जो आपका पॉइंट A है इसकी दूरी जो है वो कितनी है, x है, और इन दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं dx। ठीक है, क्लियर। अब परीक्षण आवेश को मान लेते हैं हम यहां पे ले आए, कहां पर, बिंदु A पर, Q0 पर हमने ले आया। तो अब इस बिंदु पर जब ले आ रहे हैं तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, और ये बल कैसा निकलेगा, कूलाम के नियम के अनुसार। तो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4πε0 Q0 यहां से यहां तक की दूरी कितनी, x है, तो x²। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक,
अब इस परीक्षण आवेश को, और ये बल लगेगा किधर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी रिपल्सन का फोर्स लगेगा और ये बल जो है इस साइड लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, अब इस परीक्षण आवेश को हमें लाना कहाँ, बिंदु P तक लाना, बिंदु P पर विभव निकालना, तो हमें लाना बिंदु P तक है। ठीक है। यहां तक लाने में इतना बल लगा, अब यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा भाई। परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु P तक लाने में परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से P तक लाने में किया गया कार्य मान लेते हैं कितना, स्मॉल dw, क्योंकि डिस्टेंस भी काफी छोटी है। तो F लगने वाला बल गुणे दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि विस्थापन। अब यहां पे ध्यान से देखो, बल इधर लग रहा, विस्थापन इधर हो रहा, तो बल जो है, ठीक है, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन को हम क्या लिख देंगे, -d, और d की जगह क्या है हमारा, या यहाँ पे हिंदी में लिख लो दूरी। ठीक है। अब हो गया F गुणे -dx। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ो। तो स्मॉल dw इक्वल टू एफ की वैल्यू रखो 1/4πε0 Q0 बटे x² इंटू -dx। ठीक, यहां तक ठीक ठीक समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, ये तो यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य है, लेकिन अगर हम यहां से इनफाइनाइट से r तक लाएं, कहां से, इनफाइनाइट से r तक लाएं, तो किया गया कार्य अगर हम मान लें w है, ठीक है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r, किसका, dw का, और dw की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट टू r, माइनस को बाहर रखो, और यहां पे देखो Q0/4πε0, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है, इसको हम कर लेते हैं बाहर, या बाद में बाहर करेंगे, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, Q0 बटे x² dx, माइनस साइन को हमने ले लिया सीधे सीधे बाहर। ठीक है, अब जो चीजें कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, बाकी सारी चीजें अंदर रहने दो। तो कांस्टेंट हमारा देखो, इतना चीज जो है हमारा क्या कांस्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी क्या कांस्टेंट है, जो कि बदलने वाली नहीं है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, -1/4πε0 इंटू Q0 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/x² dx। ठीक है, अब अगर हम x² को ऊपर ले जाएं तो इंटीग्रेशन x⁻² dx। ठीक है भाई, नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता। और हम एक इंटीग्रेशन का फार्मूला जानते हैं, x⁻n+1 बटे n+1, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम करें तो x⁻² बटे -2+1, तो -2+1 करेंगे तो x की पावर आएगा -1 बटे -1। ठीक है, तो अब ये -1 क्या करेगा, यहाँ पे देखो -1, इसको नीचे ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये माइनस आ गया सीधे सीधे बाहर, और ऊपर बचा 1, नीचे बचा x। ठीक है, क्योंकि x को मैंने नीचे ले आया तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो अब इसकी जगह हम क्या कर दें, सीधे सीधे यही वैल्यू उठा के रख देते हैं, कितना, -1/x, और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आया वैल्यू कितना, 1/4πε0। ठीक है, Q0 आया कितना, 1/x, आया है -1/x, लेकिन ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा कितना, इनफाइनाइट टू r। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पहले अपर लिमिट रखी जाती है तो 1/r रखो, तो मिलेगा 1/4πε0 Q0 बटे r।
माइनस लोअर लिमिट 1 बाई इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब होता है क्या 1 बाई जीरो, 1 बाई जीरो। देखो 1 बाई इनफाइनाइट 1 बाई जीरो, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1 बाई जीरो, और ये जीरो जाएगा ऊपर तो 0 बाई 1, तो जीरो में किसी भी संख्या से आप भाग करेंगे जीरो आएगा, और जीरो के साथ इसका गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ठीक है, तो किया गया कार्य कितना निकल के आया ये। अब इसको इस फार्मूले में लाके रख दो, तो विभव की परिभाषा से V = कितना हो गया, किया गया कार्य कितना निकला 1/4πε0 Q0 बटे R, और डिवाइडेड बाई क्या है Q0, तो इस Q0 से Q0 कैंसिल, आया कितना V = 1/4πε0 Q बटे में R। ठीक है, ये आपका एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, हट जाए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखो, सेकंड टॉपिक था बिंदु आवेशों के कारण या बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब मान लो यहाँ पे एक चार्ज था, कई सारे चार्ज हैं, ये Q1, ये Q2, ये Q3, अब सबके कारण इस बिंदु पर क्या करना, हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है, इससे R1, इससे R2, इससे R3, तो निकाल लेते हैं। इसके कारण जो आएगा इसी फार्मूले से डायरेक्ट मान लेते हैं, इसके कारण विभव V1 हो गया, इसके कारण V2 हो गया, इसके कारण V3 हो गया, तो कुल विभव V = क्या हो गया V1 + V2 + V3। ठीक है, ये बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या, हाँ द्विध्रुव के कारण, यहां तक कर लीजिए अच्छे से, फिर इसको मिटा के द्विध्रुव का किया जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो अब क्या करना है कि कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, उसके अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब उसके अक्ष पर, ठीक है, उसके अक्ष पर, और जब निरक्षीय बोलेगा तो परपेंडिकुलर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो चलिए मानते हैं ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, जैसा कि पहले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट रिवीजन में हमने आपको साफ साफ बताया था कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव होगा उसके बीच की दूरी हमेशा क्या लेंगे 2L लेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव है यानी एक सिरा आपका नेगेटिव होगा, दूसरा सिरा आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे दिया AB। अब इसके सेंटर से यहां पे, ठीक है, कोई पॉइंट P है और इसकी P जो है, P की डिस्टेंस नापी गई है इसके सेंटर से यानी यहां से। तो यहां से R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जहां पे हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो अभी थोड़ा सा ज्यादा नहीं, अभी जस्ट पहले ही हमने बताया है, क्या बताया कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है। एक आवेश यहां, इसके कारण यहां विभव होगा, एक आवेश यहां, इसके कारण भी यहां पर वैद्युत विभव होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों के कारण इस बिंदु पर अलग अलग विभव निकाल लेते हैं और फिर दोनों को जोड़ लेते हैं, कंप्लीट विभव आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं भैया। अब जब हमें क्या करनी है, वैद्युत विभव का मान निकालना है, तो जिस बिंदु आवेश से वैद्युत विभव का मान चाहिए, दूरी भी वहीं से चाहिए, लेकिन यहां हमें दूरी वहां से नहीं दी हुई है, दूरी सेंटर पॉइंट O से दी हुई है। लेकिन हमें एक आवेश B पर है तो दूरी B से चाहिए, तो B से कितनी दूरी हो जाएगी, P तक की, मान लेते हैं BP, और BP का मान कितना है, यहां से यहां तक R है और ये इतना L है, क्योंकि टोटल 2L है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, L इधर और L इधर। ठीक है, तो R में से अगर हम L माइनस कर दें तो B से P की दूरी मिल जाएगी, तो BP = हो गया R माइनस L। बात अच्छे से समझ में आ गई, एकदम क्लियरली। अगला देखते हैं, इसके कारण यहां तक R, L और बढ़ जाओ, AP R प्लस L। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V = हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे दूरी कितनी है r माइनस एल, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये v हो जाएगा। v a इजकल टू माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r प्लस एल। इक्वेशन नंबर 2, बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा v इजकल टू v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r माइनस एल, माइनस बीच में प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r प्लस एल। ठीक है, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको कॉमन ले लो। ठीक, यहां बचा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। ठीक, तिरछा गुणा कर लो, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल माइनस r माइनस एल। अब देखो यहां माइनस है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपान r माइनस एल इंटू r प्लस एल। ठीक, यहां तक अच्छे समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं। तो एक r से एक r आपका कैंसिल हो गया, l और l मिलकर कितने हो गए 2l। कितने हो गए 2l। तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया 2l, नीचे एक ब्रैकेट में a स्क्वायर दूसरे में b स्क्वायर, तो हो जाएगा सॉरी a माइनस बी a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं r की अपेक्षा l काफी छोटा है। ठीक है, r वो बड़ा है किससे l से, तो ये इंप्लाइज करेगा r का स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर से, अतः l स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्या करने पर, नगण्य मानने पर। तो चलिए जब इसको नगण्य मान लेते हैं तब कितना आ जाएगा, तो l की जगह 0, l की जगह क्या आ जाएगा 0। कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को 2 के साथ में शिफ्ट कर दो तो 2ql अपान नीचे r स्क्वायर, और 2ql इजकल टू क्या होता p, द्विध्रुवा गुण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला निकल के आ गया। देखिए यही हमें क्या करना था, डेराइव करना था। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। ठीक है, कैसे 0 होता है, बहुत ही सिंपल है, और ये भी बहुत ही सिंपल था, कुछ करना नहीं था। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 1 बाय 1 करके हर एक स्टेप आपको बहुत ही बारीकी से समझाया जा रहा है। तो इसके लिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी प्रॉपर ढंग से चलती रहे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब देखते हैं द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, ओके, ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है ए बी हो गया, और लंबाई कितनी है 2l। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट O है, इससे निरक्ष पर यानी कि यहां पर r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है, जहां पे हमें क्या करनी है, वैद्युत विभव का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश ले लो, यहाँ पे प्लस क्यू, क्योंकि द्विध्रुव है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। बाई कुल डिस्टेंस 2l है, तो जब ये सेंटर यानी
पॉइंट O हो गया तो L इधर हो गया और L इधर हो गया। ठीक है, यहां से इसकी दूरी हमें चाहिए, क्योंकि इस अभी बताया गया कि जिस आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान चाहिए, दूरी हमें वहीं से चाहिए। तो यहाँ पे -q आवेश के कारण चाहिए, तो दूरी भी हमको चाहिए -q से। +q है तो यहाँ पे दूरी भी हमको चाहिए +q से। ठीक है, अब देखिए +q से इसकी दूरी कितनी है AP, और AP का मान चाहिए। AP का मान निकलेगा कैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो AOP, ठीक है, AOP ये चीज AOP, ठीक, ये चीज AOP एक समकोण त्रिभुज, यानी ये कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करें तो यानी कि AP का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया आपका कर्ण, AP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो OA कितना है प्लस OP का स्क्वायर, OA कितना है L स्क्वायर प्लस ये R स्क्वायर, ये हो जाएगा AP तो स्क्वायर। तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, BP कितना हो जाएगा, BP भी आपका कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी भी L है और ये दूरी भी R है।